औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाज़रीन को MRC के प्लेटफॉर्म से काउंसलर उमर शहजाद अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज लाइव सेशन के जिस तरीके से आप सब ने टॉपिक देख लिया होगा कि पाकिस्तान से जर्मनी में मुलाजमत के मौके कैसे तलाश किए जाते हैं, उस सिलसिले के अंदर ही आज इस पूरे सेशन को हम लोग तरतीब देंगे। उसके अंदर जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बेसिकली उनको आज इस सेशन के अंदर मुतारिफ कराने का मतलब ये था कि वो एक ऐसे बेनिफिशरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से रहते हुए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के तहत जर्मनी के अंदर नौकरी हासिल की और अब वो जर्मनी में बेस हैं और सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। हम उनकी तरफ चलते हैं और सबसे पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर MRC का इंट्रोडक्शन और फिर आगे सवालात और जवाबात। ओवर टू यू मौसम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम मौसम शहजाद है। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरी जोन सी ग्रेजुएशन थी, मैंने 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम नस्ट इस्लामाबाद से। और उसके बाद मैंने अपना कैरियर जोन सा सप्लाई चेन फील्ड में स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद मैं फ्रांस मूव हो गया था अपनी हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ पे मैंने पहला अपना जो मास्टर किया था वो था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और स्पेशलाइज मैंने किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और वहाँ पे ड्यूरिंग द जॉब मैंने अपना एक सेकंड मास्टर किया था जो कि एग्जेक्टिव मास्टर्स था, वो था मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है अब तक वो मैंने पाकिस्तान और फ्रांस में था। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था दराज के अंदर, तो मुझे फिर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली थी इंटीरियर मोबिलिटी। सो उससे पहले मैंने फ्रांस में भी वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 2 साल काम किया है और दराज में 1 साल मैंने ऑपरेशन मैनेजर फैसलाबाद के तौर पे काम किया था। और ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी। सो अब मैं जर्मनी में एज अ सप्लाई चेन बिजनेस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच मौसम। आई एम वेरी मच होपफुल कि जो लोग बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे होते हैं, तो आज मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस सेशन में और जिन चैनल्स को आपने इस्तेमाल किया था उनके थ्रू हम उन तक भी ये वाला मैसेज लेके जा सकते हैं ताकि वो भी इस बात से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं MRC के इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा कि जो लोग MRC के पेज के साथ मुंसलिक हैं और जो नए आने वाले हैं, मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जा सके। तो MRC माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का बेसिक मकसद ये है कि हम जो लोग गैर कानूनी तरीक़ाकार से हिजरत करते हैं, बगैर कानूनी दस्तावेज़ात के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली होती है, हमारे इस इदारे का काम ये है कि उन तमाम लोगों तक ये पैगाम की रसाई मुमकिन बनाई जाए कि हमेशा कानूनी तरीक़ाकार को अडॉप्ट करें और गैर कानूनी तरीक़ाकार के जो ख़तरात हैं, ज़िंदगी के साथ जितने उनके मसाइल दरपेश हैं, उनके घर वालों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो किसी तरीके से बाहर चले भी जाते हैं तो उनको वहाँ पे क्या-क्या मुश्किलात हैं, इस बारे में ये इदारा मैक्सिमम अवेयरनेस देता है। और जब इस अवेयरनेस की बात की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि गैर कानूनी तरीका कितना ख़तरनाक है, तो फिर उनका अगला सवाल यही होता है कि कानूनी तरीक़ाकार क्या है। तो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इसके अंदर 4 खिदमात अपने एंड से आम अवाम-उन्नास के देता है, जिसके अंदर सबसे पहले एक है काउंसलिंग। आपका कोई शख्स जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, हमारा इदारा, हमारे काउंसलर्स उनको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, किस मकसद के तहत वो जाना चाह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं और जो लीगल चैलेंज हैं उनको उस बारे में बता देते हैं। सेकंड हमारी जो एक सर्विस है दैट इज़ रेफरल सर्विस, कि अगर इन केस किसी को कोई रेफरेंस की ज़रूरत है, इसकी मिसाल सादी सी ये है कि अगर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, अगर उनको पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई मसला आ जाता है, मिसाल ये कि कोई ज़मीन किसी के ऊपर कब्जा हो गया है या उनका कोई और मसला है, वो किस तरीके से बैरून मुल्क में, अगर लेट्स सपोज ID कार्ड का कोई मसला है, एम्बेसी तक जाना है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज को हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन के ऊपर काम करते हैं। वो ऐसे तमाम लोग जो जाने के लिए बिल्कुल रेडी टू डिपार्चर में होते हैं, तैयार होते हैं, उनको उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आगाह करना, ताकि वो एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकें और आगे जाके उनको कोई मसला परेशानी दरपेश ना आए। और चौथा
जिसके अंदर हमारी ये वाली एक्टिविटी भी शामिल है। वो है आउटरीच। हम लोग जगह जगह के ऊपर जाके फील्ड के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके अपना ये वाला मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं कि गैर कानूनी जो हिजरत है उसके नुकसान क्या हैं और कानूनी हिजरत के फ़ायदे क्या हैं, आपको उनसे क्या चीज़ें प्लस बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो ये था जी छोटा सा एमआरसी का इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं हम मौज़म की तरफ। लेकिन मौज़म की तरफ जाने से पहले एक बात बताता चलूँ। अभी मौज़म ने जिस तरह से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की, मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको ये ज़हन नशीन हो जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर एक्चुअली फ़र्क क्या है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मकसद ये है कि जो लोग यहाँ से बगैर किसी एजेंसी के, बगैर किसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कहीं पे भी किसी और बाहर किसी मुल्क के अंदर उनके होती है, उसको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर किसी मीडिएटिंग पार्टी से कोई फैसिलिटेशन ली जाती है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के थ्रू कोई जॉब में आप उस जॉब को अवेल करते हैं, इसके बाद जब आप किसी भी कोई भी को सर्विस चार्जेस देते हैं, ये बेसिकली इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ज़ुमरे के अंदर आती है। तो मौज़म हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जिनकी हायरिंग हुई है जर्मनी के अंदर। तो हम थोड़ा सा मौज़म से पूछेंगे कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या मौज़म की पूरी स्टोरी सुनेंगे कि उन्होंने इसको किस तरीके से अवेल किया। तो ओवरव्यू मौज़म मैं थोड़ा सा बस बताता चलूँ कि बड़ा लिमिटेड रहते हुए, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को भी मेंटेन रखना है, तो थोड़ा सा अगर मुझे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएं कि आपने किस तरीके से सर्च आउट किया था जर्मनी की अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान में रहते हुए। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मैं साइड पे रखते हुए, मतलब जो स्पेसिफिक इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, मैं उसके ऊपर फोकस पे रहते हुए इसका आंसर कर देता हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हुए जॉब सर्च कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जिस पे मैंने बेस किया था, मैं ज़्यादातर कंपनी वेबसाइट्स के ऊपर फोकस करता रहा हूँ। हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, जिंग है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, इट्स काइंड ऑफ अ लिंक्डइन फॉर जर्मन पीपल। वहाँ पे हमारे पास जॉब्स आती हैं। लेकिन मेरा फोकस जो सा रहा था, जिसके थ्रू मैंने एम्प्लॉयमेंट ली थी, मैं वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई कर रहा था। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि आपकी सीवी जो सी होती है डायरेक्ट एचआर टू द कंपनी पास होती है, और एनालिसिस जो सा इनिशियल पासिंग ऑन होता है वो इजी रहता है। फिर इसकी जो बेनिफिट हमें जर्मनी के लिहाज से मिलते हैं, वो होता है डायरेक्ट ब्लू कार्ड होल्डर आप बन सकते हैं। उनकी भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर नॉर्मल पीपल जब मूव होते हैं, उनकी एक कैटेगरी है कि अगर आपकी सैलरी 56,000 प्लस है, एग्जैक्टली अगर हम कहें 56,400 यूरोस प्लस पर ईयर है, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ब्लू कार्ड, जो कि 4 साल का आपका इनिशियल वीज़ा हो जाता है। उसके अलावा अगर आप स्टेम कैटेगरी में आ जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, तो उसकी लिमिट आपकी कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू सैलरी। अगर आप 43,900 भी अर्न कर रहे होते हैं, तो भी आप ब्लू कार्ड एलिजिबल हो जाते हैं। इसका प्रोसेस बेनिफिट क्या होता है, आपका जो वर्किंग प्रोसेस होता है फॉर वीज़ा, वो बहुत स्मूथ हो जाता है। आप विद इन 2 to 3 मंथ वीज़ा प्रोसेस करवा के अपनी जॉब जर्मनी में पहुंच के स्टार्ट कर सकते हैं। और आफ्टर बेनिफिट्स, लाइक वहाँ पे पहुँचने के बाद जो आपके बेनिफिट हैं, जब आप ब्लू कार्ड होल्डर होते हैं, तो आप आफ्टर 21 मंथ पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में रहते हुए। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शर्त ये होती है कि आपके पास B1 लेवल होना चाहिए जर्मन का। कुछ लोग होते हैं जो लैंग्वेज फोकस नहीं होते, तो उनके लिए भी उन्होंने एक सेकंड टाइप रखी हुई है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ आफ्टर 33 मंथ पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आप वहाँ पे पहुँच के और वहाँ पे पहुँचने से पहले जो उनसे आप अच्छा मिल सकते मौजूद इसके अंदर तो बेनिफिट्स का तो आपने बताया कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको ये बेनिफिट्स आप उनको अवेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी सिर्फ वही है कि कौन से चैनल्स हैं। आपने एक बात की लिंक्डइन से ही मिलता जुलता जिन जिन राइट, एम आई हाँ, राइट? अगर हम ओवरऑल बात करें पूरी दुनिया की भी, पाकिस्तान की भी, जो 90% जॉब्स हैं वो हमें लिंक्डइन से मिलती हैं। लिंक्डइन के इक्वलेंट एक उनका जर्मन प्लेटफॉर्म है। हर यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्मली ये होता है कि उनका अपने लोकल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म होता है। जर्मनी में वो जिंग यूज़ कर रही हैं। सो आपको वहाँ पे इक्वलेंट
जिंग यूज़ हो रहा है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि कनेक्टिविटी विद द पीपल हु इज़ वर्किंग इन द कंपनी वो ईज़ी होती है। उसके अलावा हमारे डिफरेंट और भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिसे हम ग्रेजुएट लैंड कह सकते हैं, स्टेपस्टोन है, monster डॉट कॉम है, इस तरह के और भी प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरी हमेशा से प्रेफ़रेंस रही है, अगर मैंने किसी को गाइड भी करना हो तो मैं लिंक्डइन के ऊपर इस वजह से फ़ोकस रहता हूँ कि उस पे आपकी, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी फ़ील्ड से रिलेट होते हैं तो वो आसान होती है। नॉन टेक्नोलॉजी के लिए भी ये एक अच्छा रिसोर्स है। नॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ज़िंग इज़ गुड ऑप्शन फॉर जर्मनी। वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट आपकी ये आ जाती है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। अगर आप नॉन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट B1 लेवल लैंग्वेज का आना चाहिए। सो आपकी वहाँ पे ईज़िली प्रोसेस आप हो सकते हैं फिर। ओके, ठीक हो गया। आपने कुछ ऐसे चैनल्स का भी बताया, साथ में आपने थोड़ा-सा वेबसाइट का भी बताया कि किस प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपको कोई जॉब मिलती है, तलाश करते हैं, तो उसके आप बरअक्स कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके विज़िट करें। तो वो ज़रा थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मुझे अगर इलैबोरेट कर दें कि वो क्या कॉन्सेप्ट था? अच्छा, कंपनीज़ जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से अपनी जॉब्स आ रही होती हैं, क्योंकि ये हुँ, प्लेटफ़ॉर्म होते ही असल में जॉब्स पोर्टल्स जिन्हें हम कह सकते हैं। अब किस जो भी कंपनी होती है, वो अपनी वेबसाइट का जो पोर्टल है, उसके ऊपर भी ये जॉब मेंशन करती है। सो बेस्ट पैटर्न यही हमेशा से हुँ। रहता है कि आप ये जौन-सी कुछ वेबसाइट होती हैं, जो कि आपको कंपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर देती हैं। इन केस अगर नहीं भी कर रही होती, आप कंपनी की वेबसाइट ओपन करके सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जॉब वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी वो जॉब। सो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर लें, तो आप डायरेक्टली उनके एक प्रोसेस में आ जाते हैं, रादर दैन यू आर इनडायरेक्टली। सो अगर हम बात कर लें यूरोप की या जर्मनी की, वहाँ पे रिक्रूटर्स होते हैं। तो आपका हुँ। इनिशियल जो फ़ेज़ होता है, जो रिक्रूटर के थ्रू होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप डायरेक्टली एचआर के पास पहुँच जाते हैं। रादर दैन कि आपका पहला इंटरव्यू रिक्रूटर का होगा, अगर उसको अच्छा लगेगा वो फिर एचआर को आपकी सीवी पास ऑन करेगा। सो इसमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप डायरेक्टली कंपनी के एचआर के पास लैंड कर जाते हैं। तो आपका एक प्रोसेस भी आप ये कह सकते हैं शुरू हो जाता है, और लैंडिंग टू द जॉब भी थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। जो आपने बात की उससे जहाँ तक मुझे पता लगा है कि आप प्लेटफ़ॉर्म्स या पोर्टल्स जो हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं और जिस कंपनी के थ्रू आपको जॉब नज़र आ रही हो कि उनकी वैकेंसी ओपन है, इससे बेहतर है कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो भी सीवी को सबमिट करें, इंस्टेड ऑफ दैट आप सीधा उस कंपनी की वेबसाइट पे विज़िट करके उधर से जो करियर्स के पोर्शन में से जॉब निकाल के वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करें, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मोस्टली ये होता है कि ये लिंक हो जाती हैं कंपनी वेबसाइट से। सम केसेज़ में नहीं होती, अगर नहीं भी हो रही तो आपको यूज़ कर लेनी चाहिए कंपनी की वेबसाइट, सो इट्स मच ईज़ी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा कहा। जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंक्डइन नहीं इस्तेमाल कर रहे होते लोग, या ऐसा तबका ले लें, या मेरा अगला सवाल इसके साथ ही मैं थोड़ा-सा मैच करता हूँ कि हमारे यहाँ से पाकिस्तानी हर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। तो क्या जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं, उनका भी कोई स्कोप है? अगर इन केस अगर वो उनके पास कोई टेक्निकल हुनर हो, उसकी बात अगर हम कर लेते हैं, तो कोई ऐसा चीज़ आपको नज़र आती है जर्मनी के अंदर? मैं इस चीज़ में इससे पहले इसका आंसर करने से पहले ना एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें जॉब्स की, जर्मनी में इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि उनके लिए अपनी जॉब्स फिलिंग मुश्किल है इस टाइम पे ओवरऑल। So they अच्छा। are demanding like almost like 400,000 people every year for the next 3-4 years until 2025. अब ओके। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमने वो जॉब सिक्योर करनी है, हमें कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकें। अब सिर्फ़ और बिल्कुल। सिर्फ़ वो स्टेम के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे, वो डिफरेंट, अगर आपके पास ट्रेनिंग्स हैं, हम कह सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग है लाइक नर्स, डॉक्टर्स या इस तरह की और भी ट्रेनिंग्स हैं, प्लम्बर्स हैं, मतलब नॉर्मल जो हम जिसको मज़दूर तबका कहते हैं पाकिस्तान में, हुँ। उसमें आपने किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की हुई है, तो भी आप वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब्स अच्छा। पे अप्लाई करने के लिए हमें कोई ना कोई चैनल ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से उस जॉब तक लैंड नहीं कर पा रहे। तो मेरा अपना भी कंसर्न यही है हमेशा से, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता भी है, हम अगर जॉब हंटिंग के लिहाज से अपनी एफर्ट हाफ करके, हाफ एफर्ट हम इस पे पुट कर लें कि उसको सर्च कैसे करना है, तो हमारे लिए जॉब ढूँढना और जॉब लेना ज़्यादा आसान है पाकिस्तान में। सो हमें थोड़ा-सा पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज़ को ना थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए।
अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करके मैं अपना आंसर कंप्लीट करता हूँ। पाकिस्तान में आई थिंक आप किसी रेडी वाले से बात कर लें, किसी मजदूर से बात कर लें, एंड्रॉयड फ़ोन हर किसी के हाथ में और हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप बिल्कुल। यूज़ कर रहा है। सो इट्स लाइक द सेम थिंग, हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है उन लोगों को जो कि जॉब लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद इट्स लाइक अ टच, यू हैव टू अप्लाई और आप जॉब पे लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, चलें, मौसम ये वाली चीज़ का समझ में आ गया कि हमारे पास जो स्किलफुल लोग हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जितनी आपकी जिस तरह से मास्टर्स आपने की, वो उस लेवल तक ना भी हो, तो अगर उनके पास कोई टेक्निकल हुनर है, तो भी वो डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं और डायरेक्टली उनकी एनरोलमेंट हो सकती है उस प्रोसेस में। मेरा अगला सवाल ये है कि लोग अक्सर जब उनको बताया जाता है या लोगों का रुझान दूसरे कंसल्टेंट्स या ओवरसीज़ प्रमोटर्स की तरफ होता है, तो वो इसलिए होता है कि शायद ओवरसीज प्रमोटर्स की डायरेक्टली लिंक होता है जो जहाँ पे जॉब अवेलेबल है या उस इंडस्ट्री के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं जिस तरह से आपने डायरेक्टली अप्लाई किया कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके और प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह दिया, तो इस पूरे ओवरऑल टेन्योर में टाइम कितना देखना पड़ता है? अगर कोई शख्स अप्लाई करता है तो कितना एक्सपेक्ट उसको करना चाहिए कि कितना मुझे टाइम लगेगा सिलेक्शन के अंदर और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना? अच्छा, इसमें अब ये है कि मेरा अपना टेक्निकल फ़ील्ड से मेरा लिंक है, सो उसके पर्सपेक्टिव से मैं बता सकता हूँ। नॉन टेक्निकल और जो वोकेशनल वाले हैं, उनका मुझे एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं है। उनका मेरी मतलब मेरा जो अपना अंदाज़ा है, वो हमसे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। अब टेक्निकल में रहते हुए अगर हम बात करें, तो ये 3 टू 6 मंथ का टोटल प्रोसेस है, जिसमें आप अप्लाई से लेके आपको ऑफ़र लेटर आएगा और आप जर्मनी में जाके अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अपना केस आपके सामने रखूं, तो मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था इन मिड ऑफ अप्रैल, और मुझे मई के एंड पे जब मैंने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस की थी, और मुझे विद इन 1 वीक उनकी तरफ से आंसर आ गया था। फिर मेरे सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हुए थे, 4 इंटरव्यूज़ थे, जिसमें एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल टेस्ट था, टीम लीड इंटरव्यू था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरव्यू, और उसके बाद एचआर के साथ डिस्कशन के बाद मुझे जॉब ऑफ़र हो गई थी। और मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी 31 मई को। तो तकरीबन ये 1.5 माह का प्रोसेस था जो मेरा अनटिल मैं जॉब लैंडिंग तक चला गया था। और मुझे कंपनी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई थी, 1 जुलाई को मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करनी थी। तो नॉर्मली 2 माह का प्रोसेस ही आपको लगता है वीज़ा के अंदर। मिनिमम अगर हम बात करें तो 1 माह के अंदर भी कुछ लोगों का मैंने होते हुए प्रोसेस देखा है। विद इन 1 मंथ आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस होके आप जर्मनी में लैंड कर जाते हैं, और कुछ का थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर टाइम भी ज़्यादा लगता है, अगर मैं अपने केस की बात करूँ, तो वो यही होता है कि कुछ प्रॉब्लम हमारे एंड से आ जाती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट के मसले मसाइल होते हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर उनको ना दे सकें। मेरे केस के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट मिस था, तो वो मैंने उनको 1 हफ़्ते के बाद जब सबमिट किया, तो विद इन 10 डेज़ मुझे अपना वीज़ा प्रोसेस होके मिल गया था। सो 1 टू 2 मंथ के अंदर आपका वीज़ा भी प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया। चलें, अब अगली तरफ आते हैं। आप क्योंकि जर्मनी के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं, वहाँ की मार्केट को आप ओवरऑल देख रहे हैं। पाकिस्तानी जो स्किल्ड लोग हैं या कौन-कौन से स्किल की वहाँ पे डिमांड है, जिसको पाकिस्तानी फ़ोकस कर सकते हैं आने वाले वक़्त के अंदर भी? अच्छा, अगर हम स्किल की बात करें, हर फ़ील्ड के अंदर आपकी एक स्किल्स होती हैं। इवन के हुँ, मैनेजमेंट के अंदर आपकी अपनी डिफरेंट लेवल की मैनेजेरियल स्किल्स हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं। आप एज़ अ नर्स, मतलब प्लम्बर, वो आपकी डिफरेंट स्किल्स हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर हम जर्मनी की बात करें, तो वहाँ पे टेक स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। जर्मनी टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। स्टार्टअप्स, न्यू स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी लिंकिंग स्टार्टअप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो वो बहुत सारे लोग जिनकी एजुकेशनल एक्सपीरियंस और एजुकेशनल फील्ड, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी लिंकिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल द फील्ड, वो बहुत ज़्यादा जर्मनी को फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा ठीक हो मैं गया। आपको कुछ मतलब मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की एग्जांपल्स हैं। एक मेरा फ्रेंड है, उसने बीए किया मतलब बीबीए किया हुआ है पाकिस्तान से, और उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ गूगल का एक शॉर्ट कोर्स था 3 मंथ का, उसके थ्रू उसने कोडिंग सीखी हुँ, है, पाइथन के ऊपर उसने कोडिंग स्टार्ट की है। और 1 साल उसने पाकिस्तान में काम करने के बाद टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर वहाँ पे जर्मनी में मूव हो गया है। सो जर्मनी की जो बेसिक ठीक रिक्वायरमेंट है है। वो एजुकेशन की है, आपकी बैचलर्स होनी चाहिए, रादर देन योर
स्पेसिफिक फील्ड, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी अगर जिस फील्ड के अंदर है तो आप वहाँ पे जॉब में लैंड कर सकते हैं। सो जर्मनी में ये आजकल काफ़ी ज़्यादा स्पेशली एशियन स्टूडेंट्स का ट्रेंड है कि अगर आप नॉन मैनेजमेंट स्टूडेंट भी हैं तो आप टेक्नोलॉजी की तरफ थ्रू शॉर्ट कोर्सेज शिफ्टिंग कर रहे हैं लोग। सो अच्छा जर्मनी मौसम, में वो जो आपकी बात करें, अगर हम लोग सेमी स्किल्ड लोग हैं लाइक प्लम्बर्स, ये स्टील फिक्सर्स, कारपेंटर्स, इनकी कोई डिमांड जर्मनी के अंदर? जर्मनी में इनकी भी डिमांड है। इनका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रेशो थोड़ी कम है, मतलब मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा कम है रादर देन जो टेक्निकल लोग हैं जो टेक्नोलॉजी हम्म, रिलेटेड हैं। सो इनके ऊपर नॉर्मली ये होता है कि आप किसी से लिंक होके ही आगे प्रोसेस हो सकते हो। एक डिमांड है, एक कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट हो रही है, उनको कुछ मज़दूरों की ज़रूरत है। सो जिनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लोग इनको हायर कर रहे होंगे। उन्होंने आगे ये प्रोसेस किसी और के हवाले भी किया कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है। इस तरह मतलब फिर यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, शुरू के अंदर आपने वो ब्लू कार्ड की बात कर रहे थे कि जिसको लैंग्वेज आती हो वो 22 महीने के अंदर भी अप्लाई कर सकता है, जिसको ना आती हो वो 30-31 महीने बाद भी कर सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बाहर बैठे हो, कई पाकिस्तानियों से भी मिलते होगे, लैंग्वेज की क्या सपोर्ट है, कितनी इंटरफेरेंस है नेक्स्ट करियर को ग्रो करने के अंदर जर्मनी में? टेक्नोलॉजी में रहते हुए अगर आप बात करें तो उस तरह नहीं है, डिपेंड अपॉन द कंपनी। मतलब कुछ हम्म, कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे, मतलब बिग ऑटोमोटिव फर्म्स हैं। उसके अलावा टेक कंपनीज हैं, मतलब अमेजोन है, इस तरह की जॉइंट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। उसमें रहते हुए तो आप कह सकते हैं कि आपको उस तरह लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेली बेसिस पे लिंक डिफरेंट जर्मन पीपल, डिफरेंट फ्रेंच पीपल, बेल्जियम के अंदर, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपका लिंक होता है। और हर यूरोपियन कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। सो कॉमन लैंग्वेज वहाँ पे क्या आ जाती है, इंग्लिश। सो इंग्लिश। उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप एक मीडियम साइज कंपनी में काम कर रहे हैं या स्मॉल साइज कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक बैरियर है। वहाँ पे आपको एटलीस्ट कन्वर्सेशनल लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। फिर जर्मनी में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ आपको हेल्प आउट करती हैं लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं तो उसके बाद आपकी पहले साल वो फ़ोकस करते हैं कि आप लैंग्वेज सीख लें। डिफरेंट क्लासेस होती हैं, इवन के कंपनीज़ पे करती हैं आपके बिहाफ़ पे कि आप लैंग्वेज सीख लें। सो इट्स काइंड ऑफ ईज़ीनेस कि आप वहाँ पे एटमॉस्फेयर में भी ईज़िली अकोमोडेट हो सकें नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए, अगर आप फैमिली के अच्छा, साथ भी। अगर अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें यहाँ से ही वो जर्मन लैंग्वेज का हम कोई कोर्स करके कोई एक आधा लेवल उसका वो कर लें, तो हमें कितना एडवांटेज मिल सकता है उसका आगे जॉब तलाश करने के अंदर? अ, दोनों के लिए है, मैं कह सकता हूँ। स्पेशली जो उनसे नॉन टेक लोग हैं, जिस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग करके जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए काइंड ऑफ कंपल्शन हो जाती है कि उनको लैंग्वेज आनी चाहिए। सो वो उसके साथ-साथ अगर लैंग्वेज पे भी फ़ोकस करेंगे और उनको लैंग्वेज आती होगी, तो उनके लिए बहुत ईज़ी है जॉब हासिल करना। अब डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज बेस पे जर्मनी या फ्रांस मूव हो रहे हैं। उनको लैंग्वेज आती है अप टू बी1 लेवल या बी2 लेवल, और वहाँ पे हुँ, वो जॉब सर्च के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब सर्च वीज़ा जिसे हम कहते हैं 6 मंथ का। उसके थ्रू वो वहाँ पे जाके वहाँ पे भी कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। सो पूरे यूरोप में स्पेशली जब आपने जर्मनी में मूव होना है, अगर आपको लैंग्वेज आती है, एटलीस्ट आप A2 टू B1 लेवल अगर पाकिस्तान में रह के इसको क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए जॉब लैंडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, और लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। देयर आर मल्टीपल एग्ज़ाम्पल मेरे सामने थी ऐसी, हैं भी, जिन्होंने 3 टू 6 मंथ के अंदर A2 लेवल, मतलब A1 एंड A2 लेवल पाकिस्तान में रहते हुँ। हुए ही कंप्लीट कर लिया था। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त ही है जो पाकिस्तान से जर्मनी मूव हुआ है। जिस टाइम उसका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसको तकरीबन 2 माह लगे थे वीज़ा प्रोसेस में। उसने उस 2 माह के अंदर-अंदर A1 लैंग्वेज अपना क्लियर कर लिया था पाकिस्तान में। सो इससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ीनेस हो जाती है आपको यहाँ पे आके। ठीक हो गया। चलिए हम अगले सवाल की तरफ ज़रा थोड़ा-सा मूव करते हैं। राइट्स के हवाले से अगर थोड़ा-सा देखा जाए, आप अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गए हैं और लीगली गए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप क्या समझते हैं, आप लोगों को कितना जर्मनी के एंड से राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके एंड पे आ जाती हैं?
आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, जर्मनी में रहते हुए लाइक एज अ सोशलिस्ट कंट्री, अब मूविंग टुवर्ड्स द सोशलिस्ट कंट्री, राइट्स आर इक्वल फॉर दीज पीपल। मतलब जो आपके नॉर्मल बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशंस होती हैं, या चाइल्ड बेनिफिट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो इक्वल होते हैं। वो ठीक है। कंपनी टू कंपनी जिसके थ्रू आपकी मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस एंड नॉर्मल गवर्नमेंट इंश्योरेंस उससे वेरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप खुद किस चीज़ में लाई होना चाह रहे हैं। बाकी हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब तमाम लोग बराबर हैं। एंड व्हाट हाँ, अबाउट अगर कोई जो इल्लीगल, हाँ जी, इल्लीगल का हाँ मेरा सवाल इलीगल था। आ रहे हैं उनके लिए, हाँ, अपार्ट फ्रॉम द इलीगल उनके लिए वो राइट्स नहीं है। मुझे वहाँ पे रहते हुए आपकी कभी मुलाकात हुई है ऐसे इलीगल पाकिस्तानी से जो कि बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गैर कानूनी काफ़ी तरीके से? काफ़ी सारे लोगों से, मतलब पाकिस्तानी जो सी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे जो इलीगल मूव हुई हुई है, इवन के उन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी साल पहले मूव हुए थे, अब कुछ को 1 साल या 2 साल का वीज़ा मिल भी गया है। सो उनकी लाइफ किसी हद तक आसान हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बगैर वीज़े के आए हैं, इनिशियली आए हैं, बॉर्डर कंट्रोल ने उनको पकड़ लिया है, हम्म। कुछ महीने वो डिटेन रहे हैं और उसके बाद वापस आ गए हैं, और ये लोग यहाँ पे जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, हैवी अमाउंट खर्च करके जाते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च करते हैं और फिर किसी एजेंट के थ्रू आते हैं। सो वो सारी की सारी रकम ज़ाया होने के इक्वल हो जाती है, और वहाँ पे भी जब ये आके काम स्टार्ट कर भी लेते हैं, अगर ये कामयाब हो भी जाए वहाँ पे आके, तो जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज़ में ये है कि पर आवर आपकी इनकम होती है। सो जो हम्म। कि 10.3 आई थिंक है एग्ज़ैक्टली, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब ये लोग 5 या 6 यूरो के ऊपर या 4 यूरो के ऊपर भी काम करते हैं पर आवर। तो दिन में इनको 8 घंटे की बजाय 14-14 घंटे काम करना पड़ता है अपनी नॉर्मल लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए। सो इनिशियली तो ये पाकिस्तान में अगर चाहें भी तो कई होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएँगे, हमारे घर वालों को ईज़ीनेस हो जाएगी, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। इनिशियली अपना गुज़ारा इनके लिए मुश्किल हो जाता है रादर दैन कि ये पाकिस्तान में कोई ईज़ क्रिएट कर सकें। और कुछ साल बाद 10% या 20% चांस होते हैं कि वो ईज़ीनेस में आ जाते हैं, असाइलम सीकर प्रोसेस में चले जाते हैं और असाइलम क्लेम हो जाता है। लेकिन आज के दौर में हम रहते हुए अगर आप बात करें यूक्रेन और रशियन वॉर के बाद, पॉलिसी फॉर द असाइलम सीकर बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हुई हैं। नॉर्मली एट द एंड वो आपको वापस भेज देते हैं, आप 4-5 माह बाद कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहता, मतलब आपके पैसे भी ज़ाया हो गए, आपने इतना टाइम भी स्पेंड कर लिया, उसका भी कुछ नहीं बनेगा, और एट द एंड आप पाकिस्तान में भी आके कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मुझम एनी लाइक सजेशन फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गए हैं या कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करते हुए जो लोग ख्वाहिश रखते हैं उसको उस पैटर्न के ऊपर चल सकें? 2 चीज़ें, मतलब मैं 2 पार्ट में इसको समराइज़ कर देता हूँ। फॉर टेक्निकल पीपल, जिस तरह जो एजुकेशनल कैरियर के थ्रू जाना चाह रहे हैं, हम्म। इसमें भी और दूसरे पैटर्न में भी नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। हाँ, हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेफरल सिस्टम है, जिस तरह पाकिस्तान में रेफरेंस होता है, पाकिस्तान में रेफरेंस बेस मीन्स हम ये लेते हैं कि वो बंदा हमें जॉब पे लैंड करवा देगा। अगर उसने हमारी सीवी पास की है तो इसका मतलब ये है कि उसने हमारा इंटरव्यू भी पास करवा देगा। लेकिन हम जर्मनी की अगर मैं बात करूँ या यूरोप की ओवरऑल बात करूँ, तो वहाँ पे रेफरेंस सिस्टम ये होता है कि वो आपकी सीवी को एचआर तक प्रोसेस करवा देगा, और अगर आपकी जेडीज, स्पेसिफिक जेडीज फॉर द जॉब और आपकी प्रोफाइल मैच करती है, तो आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हो। जर्मन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज एक हैवी अमाउंट खर्च करती हैं फॉर द रिक्रूटर्स, जो उनके लिए सर्च करके देते हैं लोगों को। सो वहाँ पे रहते हुए अगर आप किसी बंदे को रेफर करते हैं कंपनी में, मेरी कंपनी में या और भी बहुत सारी कंपनीज में है, तो एक हैवी अमाउंट आपको मिलती है अगर वो बंदा जॉब पे लैंड कर जाता है। और ये अमाउंट नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हमारी 1 मंथ की सैलरी से भी ज़्यादा होती है सम टाइम, कुछ कंपनीज़ में। ये सिर्फ रेफरल की बेस के ऊपर के राइट हाँ, पर्सन सिर्फ फॉर द रेफरल की राइट बेस जॉब अगर पे। रेफर करते हैं। हाँ, अगर मैंने किसी बंदे को रेफ़र किया किसी जॉब के लिए और वो बंदा उस जॉब पे लैंड कर गया, सो इसका मतलब ये है कि कंपनी को एक अमाउंट नहीं खर्च करनी पड़ी उस बंदे को ढूँढने के लिए, या उन्होंने कोई अमाउंट रिक्रूटर को नहीं दी, किसी चीज़ पे उन्होंने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ये कुछ नहीं लगाया, सो उनकी एक एफ़िशिएंसी इंक्रीज़ हुई। उसके बदले वो जो उनका एम्प्लॉयी होता है, वो उसको एक अमाउंट देते हैं फॉर द रेफ़रल सिस्टम, ये एक बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है। सो इसमें इसी चीज़ को मैं लिंक करता हूँ नेटवर्किंग से। अगर आपकी नेटवर्किंग थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है,
अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को। इसीलिए मैंने शुरू में भी लिंक किया था, लिंक्डइन इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है उन लोगों से जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑल्दो आपका कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई होगी या आपका डायरेक्ट आप उनको जानते भी नहीं होंगे, इट्स जस्ट लाइक अ फेसबुक फ्रेंड जो बाहर रहते हैं और आपकी कभी भी मुलाकात नहीं है। सो एक रेफरल सिस्टम के थ्रू आप इजीली जॉब पे लैंड कर सकती हैं। इसी तरह जो टेक लोग हैं जिन्होंने सिंपल वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, उसमें भी आपकी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी आसानी हो जाती है फॉर द रेफरल सिस्टम। उनका भी यही प्रोसेस होता है, इसी तरह उनको भी अगर कोई एम्प्लॉय होगा उसको बेनिफिट मिलेंगे और आपके लिए ईजीनेस होगी। ज़बरदस्त। मौसम लास्ट से एक बात पूछूंगा, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। हमारे ये जो आपने नॉन टेक्निकल की बात की और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में रहते हुए की बात की, हमारे मुख्तलिफ इदारे इसमें काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से अगर बात करूँ तो नेफटैक, पीवीटीसी, टेवटा, ये कोर्सेज करवा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो इनकी वैल्यू जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में या ओवरऑल यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछें तो है, उसको रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं? जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसमें अगर मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बहुत सारे कोर्सेज़ की इक्वलेंसी वहाँ पे मिलती है। फॉर हम्म, एग्जांपल हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो जर्मनी में मतलब उस तरह नहीं माने जाते, आपकी इक्वलेंसी नहीं मिलती ऑनलाइन ना, ठीक तो है, ठीक आपको फिर उनका एक इंस्टीट्यूट है, आप उसके थ्रू उसकी इक्वलेंसी ले लेते हैं। मतलब अगर आपने ठीक है, पाकिस्तान से मास्टर किया हुआ है, जर्मनी कह रहा है कि मुझे भी एक मास्टर स्टूडेंट चाहिए अपनी स्पेसिफिक इस जॉब के लिए, तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू आप अपनी सेट ऑफ फील्ड की इक्वलेंसी ले लेते हैं। सो ये इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट लेवल इंस्टीट्यूट हैं, इनकी आपको वहाँ पे इक्वलेंसी मिल जाएगी। या अगर इक्वलेंसी नहीं भी मिलेगी, आपकी कुछ क्रेडिट आवर या हम कह सकते हैं कुछ कम है, तो वो जाके आप जर्मनी में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसके साथ फिर एक चीज़ वही लिंक हो जाती है, अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो आपकी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जर्मनी में आप जाके छोटा मोटा कोई कोर्स करके, अगर वो नहीं भी मान रहे तो आप उसके बाद भी अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की फील्ड के अंदर। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली रिक्वायर होते हैं किसी भी जॉब के लिए? मैं टेक्निकल फील्ड के लिहाज से अपना बता सकता हूँ, जो मैं प्रोसेस से प्लीज। गुजरा हूँ। वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड इस तरह की चीज़ें होती हैं, वही रिक्वायरमेंट होती हैं। और ये लिस्ट जो सी है आपको वेबसाइट पे मिल जाती है, जो ठीक जर्मन है। एम्बेसी की वेबसाइट है। वो डिपेंड करता है वीज़ा प्रोसेस, मतलब वीज़ा सेक्शन के अंदर उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भी मैं मेंशन करता जाऊँ, फॉर ऑल द पीपल, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज जा रहे हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद आप बाहर जा रहे हैं, उनकी एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है। उन्होंने एक लिस्ट दे दी है, एबीसी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। ना ही उनको डॉक्यूमेंट उससे ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, ना ही उससे कम। तो एक काइंड ऑफ ओवर एफिशिएंसीज भी समटाइम हमारे लिए प्रॉब्लम कर देती हैं वीज़ा प्रोसेस में। उन्होंने आपसे ठीक। एबीसी लिस्ट मांगी है, सिर्फ और सिर्फ उनको वही रिक्वायर है और आप वही प्रोवाइड करें और आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस हो जाता है, रादर देन कि उन्होंने आपसे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसके साथ पे फॉर्म एंड मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी शुरू कर दें, तो उनके लिए भी ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जो रिक्वायर है सिर्फ उनको वो प्रोवाइड करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो मतलब एजुकेशनल एंड पर्सनल जो बिलोंगिंग्स होती हैं वही उनको रिक्वायर होती हैं। ठीक हो गया। मौजूद मैं इसको वाइंड अप थोड़ा सा कर देता हूँ, लेकिन इन द मीनवाइल वाइंड अप करते दौरान अगर आप कोई ऐसी दो चार जो वेबसाइट्स जो कि हमारे देखने वालों को फैसिलिटेट कर सकती हैं कि वहाँ से वो सर्च कर सकें या जॉब की कोई अच्छे बेहतर तरीके से उसको फिगर आउट कर सके, अगर वो आप मेंशन कर दें हमारे कमेंट सेक्शन में तो आई विल बी ग्रेटफुल। उसके अलावा तमाम देखने वाले जिन्होंने अब देख रहे हैं, लाइव देखा, हमें आने वाले टाइम के अंदर हमारे इस सेशन को देखेंगे, या जिन लोगों के साथ हम लोग फर्दर इसको शेयर करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उनके लिए गुजारिश, उनके लिए रिक्वेस्ट यही है कि लीगली माइग्रेट करें हर कॉन्टेक्स्ट से। जिस तरीके से मौज़म ने बता दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ जर्मनी के अंदर बेशुमार हैं। हम जर्मनी के अलावा भी अगर बात करते हैं तो ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर पूरे यूरोप के अंदर एजिंग फैक्टर इस टाइम के ऊपर है। उनके यहाँ डिमांड नौजवान नस्ल की बहुत ज़्यादा है, जो कि उनके जितने भी जो जो गैप्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो टेक्निकल लोग हैं वो हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दी जाती है। मुज़म्मिल ने भी जिस तरह से हमेशा कहा कि टेक्निकली लोगों को सपोर्ट दी जाती है,
नॉन टेक्निकल के अंदर चीज़ें फिर मुख्तलिफ हो जाती हैं। और ज़ुबान के हवाले से जो कहा है कि ज़ुबान का हमें आना आपके जो मौका है जॉब के हवाले से उसको बढ़ा सकता है। तो अगर आपको A1 A2 का जो जर्मनी की लैंग्वेज की बात की अगर वो स्किल आता है तो दैट वुड बी मोर फिजिबल फॉर यू गाइस जो सोच रहे हैं आगे फर्दर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में परसू करने का। सो थैंक यू वेरी मच मौज़म। मैं तमाम देखने वाले तमाम सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और MRC के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोगों के साथ बताता चलूँ कि हमारे ये जितने भी जो मीडियम्स हैं अगर आप इनसे हमारे तक अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली जो जर्मनी की हमारे पास भी गाइडलाइंस हैं फर्दर मौज़म की इस डिस्कशन के बाद भी जो उनमें एडिशन होगी वो अवेलेबल होंगी। तो इन तमाम तर चीज़ों से फ़ायदा उठाएं ताकि आप लोग एक महफूज सफ़र कर सकें, बेहतर रोज़गार कमा सकें, कानूनी तरीक़ा के साथ जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं और इन दी एंड अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मौज़म, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। इसी के साथ ही मैं इस लाइव सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।